All right. Uh, we are starting our cryptography and network security lecture number 3. फैज़, आपको मेरी आवाज़ भी आ रही है साफ और आपको स्लाइड भी नज़र आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, और स्लाइड भी स्लाइड भी नज़र आ नजर आ रही रही है। है? ओके, all right. As usual, our way of doing things is कि हमेशा एक नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में आपसे पूछते हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चंस with the material we have covered up till now, especially in the last lecture. Any questions or clarifications you want from the up to last lecture? ठीक है, सब समझ आ गया? यस सर। Okay, all right. Okay, then we start our this lecture today. Okay, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंटीजर अरिथमेटिक्स से के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें सीखी। हमने बताया कि इंटीजर अरिथमेटिक का सेट क्या होता है, उसको z का नाम दिया, 0 ऑल पॉजिटिव होल नंबर्स, ऑल नेगेटिव होल नंबर। फिर हमने बताया कि इंटीजर के सेट पर बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी से मुराद 1-0 वाला बाइनरी नहीं, 2 ऑपरेंड्स के ऑपरेशन, बाइनरी का मतलब 2 ऑपरेंड, ए और बी के ऑपरेशन से सी का रिजल्ट बनाने में ये 3 ऑपरेशंस बताए, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। इसका रिजल्ट भी इंटीजर के ही सेट में निकलता है, इसलिए हम इसको कहते हैं these operations are closed under this set is closed under these operations. फिर हमने एक और ऑपरेशन देखा कि डिवीजन का ऑपरेशन इन 3 ऑपरेशन से डिफरेंट था। इसके आउटपुट 2 हैं, पिछले जो थे उन सब में एक आउटपुट थी और विद इन दिस सेट थी। फिर हमने कहा एक ऑपरेशन जो इंटीजर डिवीजन का है, इसके 2 आउटपुट्स हैं, ए डिविडेंड इनपुट है, एन डिवाइजर एक इनपुट है, ये 2 इनपुट्स हैं, मगर कोशेंट और रिमाइंडर आउटपुट्स हैं। इट हैज 2 आउटपुट्स। जब 2 आउटपुट्स हों तो हम इसको ऑपरेशन नहीं कहते, रिलेशन कहते हैं। तो इट इज एन रिलेशन, डिवीजन का जो है वो रिलेशन है। ये कि अगर Z से हम A और N लें तो Q और R 2 आउटपुट्स होंगे, ये रिलेशन है। इसमें हमने ये सीखा कि इसको लिखने में हम इंश्योर कर सकते हैं कि फॉर A from the integer set, N from a positive number, we can have quotient adjusted so that our remainder is always non-negative. जो इसकी मिसाल मैंने आपको यहाँ दिखाई कि we can make this remainder, it was -2, हमने quotient को चेंज करके इसको +9 में कर दिया, तो -2 में अगर हम ये n ऐड करें जो कि इस केस में था, तो हमारा रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाता है। फिर हमने नोटेशन बताई कि हम आम तौर पे तो लिखते थे कि 32 डिवाइडेड बाय 4, अब हम कह रहे हैं 4 डिवाइड्स 32, यानी जब कोई चीज कंप्लीटली डिवाइड करती है तो हमारे लिखने का तरीका 4 डिवाइड्स 32 और 8 डज नॉट डिवाइड 42, तो हम ये नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके हमने ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज देखी इंटीजर के डिविजिबिलिटी में, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ये 3 और 4 थी। 3 ऑब्वियस तरीके से थी, उसको हमने मैथमेटिकली यहाँ शो किया, लेकिन ये ज्यादा इंटरेस्टिंग थी प्रॉपर्टी 4, जो यहाँ पर हमने समझी और फिर उसका ये एग्जाम्पल देखी। फिर हमने जीसीडी को सीखा इन आवर लास्ट लेक्चर, जिसमें हमने कहा अगर 2 नंबर हैं, जीसीडी बोला ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो हमने इनके कॉमन डिवाइजर निकाले और उनमें ग्रेटेस्ट नंबर को जीसीडी कहा।
फिर हमने बताया कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के ज़रिए से भी जीसीडी फाइंड हो सकता है, जिसमें ये रिपीटेडली हम शिफ्ट करके ये काम करते हैं, और इसका हमने एल्गोरिदम भी बताया और यहाँ पर प्रोसीजर ऑपरेट करके भी दिखाया, प्रोसेस भी दिखाया और एल्गोरिदम भी दिखाया। फिर मैंने आपको बताया कि while it looks something very new, actually it is again finding GCD by the method of division, जो हम पहले करते थे कि हम एक चीज को ये डिवाइड करते थे और जो रिमाइंडर होता था उससे फिर इस डिवाइजर को फिर डिवाइड करते थे और प्रोसेस जारी रहता था। तो मैंने बताया कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम इज नथिंग बट your college algebra approach of finding GCD by the method of division। हमने इसकी फिर एग्जांपल्स की जिसमें हमने GCD by the method of यूक्लिडियन एल्गोरिदम फाइंड किया, ये उसकी एग्जांपल थी। फिर हमने बताया कि एक चीज होती है रिलेटिव प्राइम, एक चीज आप जानते थे प्राइम, और एक होती है रिलेटिव प्राइम। एनी टू नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हो, उसका मतलब है उनके दरमियान कॉमन फैक्टर कोई नहीं है 1 के अलावा, हाईएस्ट फैक्टर कॉमन 1 है। ऐसे नंबर अगर ये ए और बी, बेशक ए भी कोई कंपोजिट नंबर हो, इवन नंबर कंपोजिट नंबर हो, बी भी कोई कंपोजिट नंबर हो, लेकिन अगर इनके दरमियान कॉमन फैक्टर 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो इन दो नंबर्स को हम आपस में कहते हैं ये रिलेटिव प्राइम है, कि रिलेटिवली फिर भी प्राइम है, इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जीसीडी इस बात के काम भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई कि 14 और 15 दो ऐसे नंबर हैं जो अगरचे ये भी, इसके भी फैक्टर्स हैं, इसके भी फैक्टर्स हैं, ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, मगर इनके दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जीसीडी इसका 1 है, तो इन दोनों को हम कहेंगे 14 और 15 रिलेटिव प्राइम है। फिर मैंने आपको एंड में बताया कि ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है जीसीडी फाइंड करने का, किस तरह हम एक्सटेंड कर सकते हैं इनटू ए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम, वो हमने सीखा लास्ट टाइम। और हमने उसके लिए कहा हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं कि रूल है कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू these two numbers multiplied, पहला नंबर multiplied by s, दूसरा नंबर by t, they are two constant number, two different number, जिनसे इन्हें मल्टीप्लाई करें और ऐड करें तो ये जीसीडी ऑफ ए बी के बराबर रहते हैं। ये प्रॉपर्टी है, मैथमेटिकली प्रूव की जा सकती है, मगर हमने यहाँ यूज किया। इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम यूक्लिडियन एल्गोरिदम को एक्सटेंड कर सकते हैं सच दैट कि जब हम उसका जीसीडी मालूम करें और वो अगर वो जीसीडी हमारा एंड में 1 आए, तो आगे जो एक्सटेंडेड पार्ट है उसमें जो आंसर्स होंगे वो हम एस और टी सब स्पेशल नंबरों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इन दिस प्रोडक्ट। तो हमने जब कहा कि यहाँ ये जीसीडी आया R1, जब R2 0 हो जाता है तो हमारा जीसीडी कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो अब जब ये हमने ये यूक्लिडियन एल्गोरिथम के तहत ये कैलकुलेशन की, जब हमारा R2 0 है तो उस वक्त जो R1 में वैल्यू है वो शुरू के जो दो नंबर थे ए बी, इनका जीसीडी होता है। और जब हम जीसीडी पर पहुंच जाएं तो उस वक्त ये जो एक्सटेंडेड पार्ट में जिसमें हमने s को 1 0 से शुरू किया था और t को 0 1 से शुरू किया था, यही वाले क्वोशंट जो इधर जनरेट हुए थे उनको इस्तेमाल करके इधर भी यूक्लिडियन एल्गोरिदम वाला काम किया हमने। तो अब जब इसका जीसीडी कैलकुलेट हो गया, उस वक्त s की जगह जो नंबर था, यानी S1 की जगह जो नंबर था वो S बन गया और T1 की जो नंबर है वो T बन गया। तो इस तरह हम S और T भी मालूम कर सकते हैं। और ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम था और ये उसका
अल्गोरिदमिक पार्ट, ये उसका प्रोसेस किस तरह करेंगे और ये उसका अल्गोरिदम किस तरह कंप्यूट करेंगे। और इसमें यही है कि जब आप ये रिपीटेडली ये काम कर रहे हो और जब R2 0 हो तो फिर R1 जो है वो GCD होगा, S1 जो है वो S होगा और T1 जो है वो T होगा। ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन सीखा। फिर एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम की हमने एग्जांपल्स देखी, उनको कैलकुलेट किया। आई होप कि आपने इनको वेरीफाई किया है कि किस तरह ये नंबर कैलकुलेट हो रहे हैं। मैंने आपको डिटेल से बताए थे, यू मस्ट वेरीफाई देम एंड मे बी कैरी आउट सम मोर एग्जांपल्स। फिर एक और ये एग्जांपल भी है। एक इस्तेमाल एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम का मैंने जैसे आपसे कहा था कि इसके जरिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डायफेंटाइन इक्वेशन। लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम इस्तेमाल किया जा सकता है। Here is a generic linear Diophantine equation. What is that? ये एक इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल हैं, x एक अननोन वेरिएबल है, y एक दूसरा अननोन वेरिएबल है। ये a, b और c इनके कोएफिशिएंट, यहाँ a और b इसके कोएफिशिएंट, a जो है x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है जो राइट साइड पे। ये एक इक्वेशन है जिसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं। ऐसी इक्वेशन अमूमन अगर एक इक्वेशन में एक अननोन हो तो हम नॉर्मल तरीकों से उसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता ए एक्स इज इक्वल टू सी तो हम x इज इक्वल टू सी बाई ए से कैलकुलेट कर लेते। अगर बी वाई इक्वल टू सी तो हम बी वाई इज इक्वल टू सी बाई बी से कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो अननोन है। आमतौर पर अगर दो अननोन हो तो आपको दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए। डेफिनेट आंसर करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। लेकिन अगर आपके दो अननोन है और एक इक्वेशन है तो इसको हम सिचुएशन ऑफ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। इसको सॉल्व करना अंडर सर्टेन कंडीशंस पॉसिबल होता है और उसके लिए एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिदम आपका काम आता है। उसमें हम ये करते हैं कि ये जो दो हैं वे कोएफिशिएंट्स a और b, हम इसका GCD फाइंड करते हैं। लेट्स से GCD ऑफ a एंड b सपोज d। ठीक है, अच्छा, अगर ये d जो हम मालूम करें, a और b का GCD मालूम करें और जो वो d है, अगर वो d इस राइट हैंड वाले c को डिवाइड करे, फुल्ली डिवाइड करे, डिविजिबल हो, ये c उस d से डिविजिबल हो, इफ d डिवाइड्स c, फिर हम इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है और बाकी सारे जनरल सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन अगर ये d जो है, ये GCD इनका, ये d c को डिवाइड नहीं करता, वो d c को डिवाइड नहीं करता, वी कैन नॉट सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन दो अननोन वेरिएबल्स में हम सॉल्व कर सकते हैं एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करके बाय हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर GCD of A and B divides this C, okay, तो ये हम GCD of B is D, and if अगर आप एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करोगे तो आप S and T भी फाइंड कर लोगे और GCD of A and B भी मालूम कर लोगे जो कि D के बराबर। अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन और बाकी जनरल सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन काय के बराबर होगा, हम उसको x0 और y0 लिखते हैं, जीरो सोल्यूशन।
x0 विल बी, ये जो c राइट साइड पे c डिवाइडेड बाय दिस GCD होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय s, ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का x है, s है, and y0 is again c by d whole thing multiplied by t, ये एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम का t है। तो s से मल्टीप्लाई करके c by d को हम x0 निकाल सकते हैं और t से मल्टीप्लाई करके c by d को हम y0, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस कहलाते हैं। इससे अलावा जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिए तो यू कैन हैव मैनी जनरल सॉल्यूशंस, और वो क्या है कि अब ये जनरल सॉल्यूशन x इज x0 जो ऊपर कैलकुलेट किया था प्लस b बाई डी, जो ये y के साथ कोएफिशिएंट है वो डिवाइड बाई डी, b बाई डी को मल्टीप्लाई करें k से तो ये जनरल सॉल्यूशन रहेगा। k की वैल्यू एनी इंटीजर, k विल बी 1 2 3 4 5 6, तो आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरल सॉल्यूशन निकल सकते हैं। इसी तरह y के इनफाइनाइट जनरल सॉल्यूशन y0 माइनस के a बाई डी, इसके लिए y के लिए ये कोएफिशिएंट x का वो इस्तेमाल होगा a बाई डी, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे k से, और k कैन बी एन इंटीजर अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपने पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंट इक्वेशन का कैलकुलेट करना सीख लिया। इसको अगर हम एग्जाम्पल में करें तो हियर इज द एग्जाम्पल, 21x प्लस 14y इज इक्वल टू 35, ये है, ये a b और ये c, a इज 21, b इज 14, c इज 35। तो पहले हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे ऑन a एंड b। तो a एंड b क्या है, 21 एंड 14, इनका GCD मालूम करेंगे, एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे GCD ऑफ दिस मालूम करने के लिए, जो आएगा 7, इसको हमने नाम दिया हुआ है D, अपने फॉर्मूले में इसको D कहते हैं। तो इसका GCD 7 आया जब हमने किया एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम इस्तेमाल किया, और S की वैल्यू 1 आई, T की वैल्यू -1 आई। अब हम कहते हैं कि ये जो D निकला है 7, दिस डिवाइड C ये था राइट साइड पे 35, ये 7 35 को डिवाइड करता है, फुली डिविजिबल है 35 इससे, इसलिए दिस डायफेंटाइन इक्वेशन कैन बी सॉल्व एंड इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर ये इसको डिवाइड ना कर सकता तो हम यहीं रुक जाते हैं और हम कहते हैं दिस डायफेंटाइन इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। ओके, अब जब हमने ये काम कर लिया तो अब लेट्स फाइंड आउट पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन x0 में ये वो है c बाई डी 5, c बाई डी 35 बाई 7 इज 5, इधर भी c बाई डी 5, यहाँ इसको s से मल्टीप्लाई किया 1 से, और यहाँ इसको t से मल्टीप्लाई किया -1 से, तो इस तरह x0 और y0 निकल आए। इसके बाद जनरल सॉल्यूशन में x इज x0 प्लस k इंटू दिस 14 बाई 7 2, और इसी तरह आप k की वैल्यूज चेंज कर करके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल आएंगे। इसी तरह y में आपने y0 विच इज -5 माइनस k इंटू दिस 21 बाई 7 3, और इसके सॉल्यूशंस निकलते जाएंगे। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ या $100 का एक चेक हो, या आपने $100 किसी को से लेने हो या रुपीज़, और आपके पास चॉइस है कि आप अगर आपने लेना है इन टर्म्स ऑफ 20s एंड 5s, यानी एक 20s के नोट्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप और 5s के, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इनको मीट करने की। यानी आपकी अब डायफेंटाइन इक्वेशन क्या हो गए, 20s इंटू एक्स
और 5 into y, यानी how many 5, how many x will added will result into 100. ये आपका डाइफरेंटाइन इक्वेशन बन गया. अब आपके बहुत सारे केसेस x और y के सॉल्यूशन के हैं जिनसे आंसर 100 आ सकता है. ये डाइफरेंटाइन की इक्वेशन है. इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप इस 20 और 5 को जीसीडी करोगे. वो जीसीडी 5 है. दैट 5 divides this 100, so it will have solutions, large number of solutions. 5 divides 100. और वो सॉल्यूशन अगर हम इस तरीके से इख्तियार करें तो हमारे होगा कि x और y के आंसर 0 bill of 20s और 20 bills of 5 will make 100. ये पहला आंसर. दूसरा x और y, एक बिल 20 का और 16 बिल 5 के. ये एक 20 का और 16 5 के 100. इस तरह दीज आर सो मैनी सॉल्यूशन. तमाम नॉन नेगेटिव कॉम्बिनेशंस आर ऑलराइट फॉर अवर दिस केस. नेगेटिव आंसर्स हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते. तो ये पॉजिटिव के ये पॉसिबल केसेस हैं. ये एक एग्जाम्पल है डेफरेंटाइन इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस की. अच्छा, अब हम इंटीजर मैट्रिसेस को क्विकली रिव्यू करेंगे और हमारा एम होगा कि हम इस नॉलेज को जो हमने कॉलेज अलजेब्रा में सीखा हुआ है इसको रिवाइज करें. और हमारा इन सारे कामों से, अभी हमने जो इंटीजर मैथमेटिक्स पीछे भी किया है और अब जो हम मैट्रिसेस को इंटीजर में करने लगे हैं, इसका मकसद ये है कि ये हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में इस्तेमाल करेंगे जो हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मेजर मैथमेटिकल पार्ट है. तो let me review quickly integer matrices and then move to modular maths. Okay. पहला हम कह रहे हैं कि हम इन सब को अपनी अपनी जगह पहले डिफाइन करते हैं. इन सबको मैट्रिक्स में हम देखेंगे रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है. फिर इन मैट्रिसेस के ऊपर ऑपरेशंस या रिलेशंस क्या क्या हो सकते, इक्वलिटी क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, मल्टीप्लाइंग ऑफ मैट्रिसेस क्या है, how can we compute additive inverse of a matrix, how we can calculate multiplicative inverse of a matrix. आम तौर पे जो मैट्रिक्स का टिपिकल चीज हम समझते हैं जब आप कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज दिस, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ये क्या है इसको क्विकली हम अगली फ्यू स्लाइड्स में दिखा देते हैं. एक मैट्रिक्स जो हमेशा, जनरल मैट्रिक्स डजंट हैव टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, it will be a rectangular matrix जिसके नंबर ऑफ रोज L अगर हो और नंबर ऑफ कॉलम्स M हो तो हम उसको कहते हैं इसका साइज है L into M. यहां वो मैट्रिक्स हमने लिखी है जिसकी L रोज और M कॉलम्स हो. इसके ये एलिमेंट्स हैं, उनको हम इस तरह लिखते हैं और उसका तरीका कई दफ़ा यहाँ 0 0 से भी शुरू करते हैं, समटाइम्स 1 1 से. इस एग्जाम्पल्स में हमने 1 1 से शुरू किया है, बट दैट डजंट मैटर. यहाँ हम एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं इसका रो नंबर और कॉलम नंबर. ये वो इंडेक्सेस हैं. अगर हमने रो नंबर 1 2 3 और कॉलम नंबर 1 2 3 शो किया है तो ये 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 M ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे. और इस तरफ इस A का 2 1 3 1 4 1 और L1 लिखा जाएगा. और इसी तरह ये रो 1 है, कॉलम 2 है. इस कॉलम में अगर हम चलते जाएं तो रो 2 आ जाएगी 2 2 3 2 4 2 और L2. और इसी तरह 1M 2M 3M और LM. तो एलिमेंट्स को इंडेक्स करके मेंशन करने का ये एक स्टैंडर्ड तरीका है.
मैनी अ टाइम्स ये 1 1 के बजाय 0th रो, फर्स्ट रो, 2th रो और ये L-1 रो, और इसी तरह 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, M-1 कॉलम, और यहाँ पर L-1 M-1 लिखा जाता है। तो इट इज बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब ये जनरल L रोज एंड M कॉलम्स की मैट्रिक्स, जिसको L इंटू M मैट्रिक्स हमने कहा, इसके स्पेशलाइज्ड केसेस रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है, इसमें तो बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स एक किस्म का वेक्टर बन जाता है, ये भी वेक्टर है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद एक जैसी हो, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, जो भी, ये स्क्वायर। जीरो मैट्रिक्स, इट कैन बी स्क्वायर और ए नॉन स्क्वायर, लेकिन इसके तमाम एलिमेंट जीरो होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर ऑल वंस होंगे और बाकी तमाम जगह जीरोज होंगे, इसको डायगोनल, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। वन, इसका मतलब है वन, एज ए मैट्रिक्स इट इज लाइक वन। इसमें डायगोनल पे सारे वन होंगे और तमाम दूसरी लोकेशंस पे जीरो होंगे। अब इनके ऑपरेशंस मैट्रिसेस के, दो मैट्रिसेस को ऐड करना, हमने जान के हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ली, ऐड या सारे काम स्क्वायर मैट्रिक्स पे भी होते हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी होते हैं। तो ज्यादा जनरलाइज्ड केस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का था, तो वो हमने यूज किया है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये शर्त जरूरी है कि उन मैट्रिसेस का साइज, डायमेंशन एक जैसी हो, कि अगर ये मैट्रिक्स 2/3 है तो ऐड करने के लिए दूसरी मैट्रिक्स भी 2/3 ही होना जरूरी है, क्योंकि ऐड ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है एलिमेंट वाइज ऐड। ये 5 इज 7 में, हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं क्लास ही ले रहा हूँ, हाँ बिल्कुल क्लास में हूँ जी। अच्छा, ओ ओके, ओके, ठीक है, ठीक, मैं आपको रिंग कर लेता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, तो इस पे जरूरत यह है कि ये बेशक स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, मगर इनकी डायमेंशन एक जैसी हो, क्योंकि ऐड का मतलब है एलिमेंट वाइज ऐड। ये 5 इस 7 में ऐड होगा, 12 2 इस 2 में ऐड होगा, 4 4 इस 1 में ऐड, सॉरी 1 इस 3 में ऐड होगा, 4। तो इसके लिए इट इज एलिमेंट वाइज ऐड। व्हेन वी से एडिंग ऑफ मैट्रिसेस C is equal to A plus B, it means each element, respective element is added to respective element। so इनका डायमेंशन, साइज होना जरूरी है एक। यही काम सब्ट्रैक्ट में है, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट। और ये आंसर 5 - 7 - 2, 2 - 2 0, और इस तरह A - B। किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने का ये काम है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो ये अगर ए मैट्रिक्स थी और ये कांस्टेंट 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 से मल्टीप्लाई भी होगा, 2 से, हर एलिमेंट से 3 मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा। अगर एक रो का रो मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, तो इसका मतलब होता है कि ये 7 इस 5 से, 8 इस 2 से, 2 इस 1 से ये मल्टीप्लाई होंगे और ये ऐड होंगे, और इनका आंसर एक नंबर होगा, स्केलर नंबर। एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका आंसर एक स्केलर नंबर है, और वो ये कैलकुलेशन है जिसके तहत ये 53 है। ये जो दो वेक्टर्स के दरमियान इस तरह मल्टीप्लाई ऐड का काम होता है,
इसको हम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो एक तो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मतलब है एक स्केलर आंसर। अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उसमें दोनों ये मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस भी हो सकती हैं और ये मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस भी हो सकती हैं। ज्यादा जनरलाइज केस के लिए हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ली। इसमें एक चंद शराइत जरूरी हैं, जैसे हमने ये ए मैट्रिक्स 2/3 के लिए है और ये बी मैट्रिक्स 3/4 के लिए है और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है और आंसर मैट्रिक्स जो है वो 2/4 है। इस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिसेस की एक तो ये जरूरी है कि पहली मैट्रिक्स का ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दे मस्ट बी मैचिंग, दे मस्ट बी सेम। क्यों? ये मल्टीप्लिकेशन में आप इधर से एक वेक्टर उठाते हो और इसके ऊपर यहां इस रो से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इस वेक्टर को बाकी रोज से भी मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए ये इधर से जो कॉलम उठ के इसके ऊपर आएगा वो इस रो से मैच करना जरूरी है। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज सेम होना जरूरी है। बाकी इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स की कोई भी साइज हो सकता है, कोई मसला नहीं है। हाउएवर जब हम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर मैट्रिक्स आएगी या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसके डायमेंशन बराबर होंगे पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इनटू दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। तो इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका साइज होगा 2/4। ये देखिए 2/4। ओके, और उसकी वजह ऑब्वियस है कि ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर 52 आया। आप देखो कि ये फिर डॉट प्रोडक्ट हर जगह हल होती है। इस रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट ली, आंसर 52 यहाँ आ गया। फिर आपने इसका इस रो के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया 41, वो ये आ गया, एक एक आंसर। और फिर आपने इस कॉलम को लिया, इस रो से मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट की, आंसर 18। इस तरह ये आपस में रिलेट होते हैं। ओके, अब हम कह रहे हैं ये आपका इंटीजर मैथ्स की रिवीजन में है कि हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट। सिंपल, ये जनरलाइज फॉर्मूला है कि अगर आपका m/m साइज का अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं। तो m/m के साइज का डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका क्या है कि अगर m इज 1 यानी 1/1 सिंगल एलिमेंट की मैट्रिक्स है तो वो a11 ही उसका आंसर हो जाएगा लिमिट में। लेकिन जब मैट्रिक्स ग्रो करती है तो आप उसको रिकर्सिवली इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, जिसका मतलब है कि आप कोई एक रो या कॉलम सिलेक्ट करते हैं, जैसे इस केस में आपने फॉर एन आई जे के तमाम केसेस आप ले रहे हैं और उसके तहत आप एलिमेंट्स 1/1 लेते हैं ए आई जे और उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे से। अगर आपका मैट्रिक्स ए था तो ए आई जे इज अ मैट्रिक्स विच इज obtained by deleting ith row and jth column। ये जो ith रो jth कॉलम को काटने कैंसिल करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसको ए आई जे कहेंगे। उसका डिटर्मिनेंट लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर रो या कॉलम के ईच एलिमेंट से 1/1 और उसका साइन होगा -1 के साथ i + j। ये कैलकुलेशंस को सम करके जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट होगा। ये इसका जनरल तरीका और फॉर्मूला है फॉर एनी साइज ऑफ अ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने का तरीका।
अब इसको एग्जाम्पल में देख लें तो आपको फेमिलियर लगेगा कि अगर डिटरमिनेंट इन दो का मालूम करना हो तो आप इस केस में हमने ये रो सिलेक्ट की है और हमने कहा है पहले 5, इसको इन दोनों को कैंसिल किया, मल्टीप्लाइड बाय 4, साइन इसका 1 प्लस 1 की वजह से इवन हो गया, -1, 1 प्लस 1 ये पॉजिटिव हो गया, तो 5 इंटू 4 हो गया। अब आप इस पर आए तो ये आपका 2 है, इसको कैंसिल किया, ये 3 है, 2 इंटू 3, लेकिन इसके साथ जो साइन था -1 और उसकी पावर 1 प्लस 2, रो 1 कॉलम 2, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसके साथ माइनस आएगा। हमारा एक तरीका इसको करने का क्या था, अगर हम ये रो सिलेक्ट करें, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस जो भी हैं उनके साथ वो साइन आप डाल देते हैं और फिर उसको सिलेक्ट करके और रिमेनिंग चीज़ का डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इस 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब दिस मल्टीप्लाई दिस विद दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस विद दिस, ये 2/2 के लिए। लेकिन जब मैट्रिक्स बड़ा होगा तो आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक करने में फायदा होगा। अभी जैसे इस केस में आपने 5, 2, 1 सेलेक्ट किया, 5 प्लस साइन के साथ, 2 माइनस साइन, 1 साइन के साथ और 1 फिर माइनस प्लस साइन के साथ। तो 5 के सिलेक्ट करने पर आपने जब 5 सेलेक्ट किया तो आपने ये करके इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम किया, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर आपने -2 लिया, ये रो और कॉलम किया और आपने इस मैट्रिक्स का ये जो 3 - 4 2 6 इसका डिटरमिनेंट मालूम करके मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह फिर +1 लिया और इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम किया और उससे किया। तो ये आपके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के तरीके हैं। अब आप सर जी सर ये अगर हमारे पास 4 हो जाएं या मतलब 5 हो जाएं तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी, ये रिकर्सिव 4/4 जी रिकर्सिव तरीके से सॉल्व होता है, तरीका बड़ा रेगुलर है। जैसे ही मैट्रिक्स का साइज बढ़ेगा कंप्यूटेशन विल इंक्रीज, बट इट इज अ वेरी वेल डिफाइंड रेगुलर कंप्यूटेशन, जो अगर आप कैलकुलेटर से या बाय हैंड कर रहे हो तो इट विल टेक मोर स्टेप्स एंड मोर टाइम, और अगर आप उसको एज ए प्रोग्राम करके करते हो तो वो ऑटोमेटेड हो जाएगा। लेकिन तरीका ये है, ठीक है, रेगुलर तरीका जी है। सर। इसको हमने इस तरह क्यों लिखा कि आप छोटे साइज में, लेट से अप टू, यू आर राइट, अप टू 3/3 आप शायद बाय हैंड भी कर सकते हो, और हम ये तरीका जो हमने सीखा, लेकिन शायद इससे बड़ा जैसे आप कह रहे हो, उसको करने के लिए अगर आप कोड लिखोगे तो हियर इज द कोड, क्योंकि रिकर्सिव तरीके से सॉल्व हो रहा है तो हमने आपको पहले टर्मिनेटिंग कंडीशन दे दी कि यानी ये काम आप रिकर्सिवली करते जाओगे, 4 से 3 2 1 पर आ जाएगा, जब 1 पे आएगा तो ये स्टॉप होगा प्रोग्राम, और जब तक 1 से बड़ा है तो ये वाला फार्मूला आपने कोड में डाला हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिक करता जाएगा। तो ये आपको ऑटोमेटेड के लिए भी ये वेल डिफाइंड तरीका काम आएगा। ओके, यू आर राइट कि जब ये 4/4 होगा तो ओके सर, ओके सर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज जो यहाँ सीख रहे हैं, जो हमने वहाँ इस्तेमाल करना है मॉडल अलजेब्रा में, वो ये है कि हाउ टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एनीबॉडी रिमेंबर्स एंड कैन टेल अस कि इनवर्स कैसे मालूम किया जाता है किसी मैट्रिक्स का, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बता सकते हैं आप? या चलें, ये उसका तरीका यहाँ दिया हुआ है, इसको समझ सकते हैं कि ये क्या बात हो रही है, इनवर्स कैसे मालूम करोगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे मालूम करोगे? सर वो 1 1 पे बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 पे और एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए होगा, डिवाइड करके। ओके, तो ये वही बात जो आपने की है कॉलेज अलजेब्रा में, हम उसी की बात कर रहे हैं, और यू आर राइट। इसको अब ज़्यादा अच्छी तरह रिवाइज कर लें और कंक्रीट कर लें। बात यही है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का मतलब है कि वो एक ऐसी मैट्रिक्स होगी कि अगर उस, या अगर इन्वर्स मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि उसको अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट का आंसर आई
ओके, तो इनवर्स मैट्रिक्स ये है कि अगर आप उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि डायगोनल पे सारे 1 और बाकी तमाम एलिमेंट 0। तो ये उसकी बिहेवियर है और हम हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम कर रहे हैं। ओके, अब ये मैट्रिक्स जिसमें ये बिहेवियर हो कि उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आई आए, इसको फाइंड करना इज लाइक फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ए इनवर्स। इसको फाइंड करने का ये तरीका है, फॉर्मूला ये है कि 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो आपने अभी सीखा है, मल्टीप्लाइड बाय adjoint of matrix A. What is adjoint of matrix A? Adjoint is cofactor matrix of A, उसका ट्रांसपोज। कि हम पहले एडजॉइंट अगर मालूम करना है तो पहले हम कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए पता करें और फिर उसको ट्रांसपोज कर दें तो एडजॉइंट मालूम हो जाएगा। अब सवाल रह गया कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए क्या है। वो काफी क्लोज है, जो अभी हम डिटर्मिनेंट में सीख रहे थे उसके क्लोज है, बट इट इज ए मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट आई जे फाइंड करोगे किस तरीके से, कि उसी तरह जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट का तरीका किया था उस तरह हर एलिमेंट अब क्या होगा, ये साइन के लिए हो गया -1 i + j मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे, जो अभी मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स ए आई जे को डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। और ए आई जे क्या होता है, ith रो और jth कॉलम को कैंसिल कर दें तो मैट्रिक्स ए आई जे आ जाती है। उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर मालूम करें और उसको इस साइन से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो हम उस जगह मैट्रिक्स में रिप्लेस कर देंगे। ये कोफैक्टर पता करने का तरीका है। नेचुरली उसका फिर ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट हो जाएगा। ओके, ये तरीका। अच्छा, इसको ये हमने इंटीजर में मैट्रिसेस के तमाम ऑपरेशन सीख लिए। हमारा एम क्या था, हमारा एम ये है एक्चुअल सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के मैथ्स में हमें मॉड्यूलर मैथ्स की जरूरत होती है, मॉड्यूलर। तो हम अब वो काम पर जाते हैं जो हमारा मेन एम है। मेन एम मॉड्यूलर मैथ्स करना है। ओके, लेट्स लुक एट दैट। ओके, अब हमने जो शुरू किया था ये पार्ट, हमने कहा था कि हम मैथ्स सीखना चाहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी। उसके लिए हमने कहा कि भाई सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी के मैथ्स में आपको मॉड्यूलर मैथ्स की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि मॉड्यूलर मैथ
से पहले हमने कहा पहले अपने इंटीजर मैथ के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें, फिर हमें मॉड्यूलर मैथ समझना आसान होगा। हमने वो सारे रिवाइज कर लिए, फ्रॉम सिंपल नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से लेकर और मैट्रिसेस का तमाम ऑपरेशन सीख लिए, इंक्लूडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम रेडी हैं कि हम मॉड्यूलर मैथ्स में यही सब कुछ देख लें। वो काम अब हम कर रहे हैं, ये वाला। अब हम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में मॉड्यूलर ऑपरेटर और कॉन्ग्रुएंस देखेंगे और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स फाइंड करेंगे मॉड में, और लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस देखेंगे। फिर मॉड्यूलर मैट्रिसेस को रेजिड्यू मैट्रिसेस कहते हैं, उन्हें कैलकुलेट करना देखेंगे। और फिर जिस तरह सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम मैट्रिसेस से करते हैं, इसी तरह सेट ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस को सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट विद द मॉड्यूलर अरिथमेटिक, व्हिच इज आवर रिक्वायर्ड मैथ फॉर दिस। कॉन्सेप्ट वो इस्तेमाल हो जाएंगे। हमने अभी डिवीजन में सीखा कि अगर ए एक डिविडेंड हो, उसको n से डिवाइड करें, आंसर क्वोशंट q आए और रिमाइंडर r हो, तो हम कह सकते हैं दिस a इज इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस r। a इज इक्वल टू n इंटू क्यू प्लस r। ये हमने इंटीजर में देखा था, वो ये है। r रिमाइंडर, q क्वोशंट, a डिविडेंड, n डिवाइड। अच्छा, हमने वहां भी ये बात कही थी कि अगर a और n इनपुट्स हैं और q और r आउटपुट्स होते हैं, तो ये ऑपरेशन नहीं रहता, ये रिलेशन हो जाता है। इंटीजर मैथ्स में ये रिलेशन बन जाता है। हम कह रहे हैं कि अगर हम ये डिवीजन करते हैं, और हम ये कहते हैं कि मैं दोनों आउटपुट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, खाली रिमाइंडर मुझे चाहिए, तो ये मॉड का पार्ट बन जाता है। कि मॉड क्या होता है कि अगर a को n से डिवाइड करें, ये a को n से डिवाइड करें, और हम कहते हैं हमें सिर्फ रिमाइंडर में इंटरेस्ट है, क्वोशंट हमें नहीं चाहिए, तो दैट इज द मॉड। a mod n इज r, a mod n इज r। तो अब इस केस में a और n इनपुट हो गए। अगर हम मॉड लेवल की इसका मॉड लेते हैं तो आउटपुट इज 1। तो ये अब रिलेशन की बजाय अब ऑपरेशन कहलाएगा, क्योंकि 1 आउटपुट वाली चीज ऑपरेशन कहलाएगी। और a mod n का मतलब है कैरी आउट द डिवीजन एंड राइट द रिमाइंडर। ये इसकी पिक्टोरियल व्यू है। a की इनपुट पूरे इंटीजर सेट से हो सकती है, a की इनपुट। यहां डिवाइड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि a अगर पॉजिटिव और पूरा इंटीजर सेट हो सकता है, तो हम कहते हैं n हम एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो फिर इसको हम साइन इन्वर्ट करके पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक, तो हम कह रहे हैं n इज पॉजिटिव, a इज एनी नंबर, इनको हम डिवाइड कर रहे हैं। रिलेशन में आंसर Q और R आता है, ये हमने पीछे देखा था। और R वी कैन एंश्योर कि ये नॉन नेगेटिव हो बाय चेंजिंग द क्वोशंट, ये हमने पीछे सीखा था। अब हम कह रहे हैं कि अब जो हमारा मॉड में काम है वो ये है कि Z कैन बी एनी, ये जो A कैन बी एनी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, N इज लेट्स से सेम पॉजिटिव नंबर। अब डिवीजन की बजाय मॉड अगर करें तो हम सिर्फ R निकालेंगे लाइक दिस, और वी कैन हैव दैट एज नॉन नेगेटिव।
और अब सिर्फ एक आउटपुट है तो इट इज ए ऑपरेशन। अब इसकी एग्जांपल्स, 27 mod 5 क्या होगा, इससे डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 है, आंसर 2, आंसर 2। 36 mod 12, 12 से 36 को डिवाइड करें, रिमाइंडर 0, 0। -18 mod 14, अब क्या होगा, -18 को 14 से आप डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर -4 हो जाएगा, 14 इंटू 14 और ये -4। हमने कहा वी डोंट लाइक माइनस रिमाइंडर, तो हमने देखा था इंटीजर मैथ्स में कि अगर आप रिमाइंडर को माइनस नहीं करना चाहते, उसको प्लस करना चाहते हैं, तो यू ऐड दी मॉड्यूलस। ये जो मॉड के बाद चीज लिखी होती है मॉड्यूलस, जो डिवाइड कर रहा है, आप नेगेटिव रिमाइंडर में ये ऐड करें तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव हो जाएगा और आपका कोशेंट चेंज होगा। इस केस में हम कोशेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो हमारा इसका आंसर -4 की जगह हम लिख सकते हैं ये ऐड करके 10 +10। इसी तरह -7 mod 10 लिखे, इसका आंसर -7 आता है रिमाइंडर। अगर हम कहते हैं वी डोंट लाइक माइनस रिमाइंडर, वी कैन ऐड द मॉड्यूलस 10 and we will get answer +3. Okay, और ये हमारे इसके आंसर्स हैं जो अभी हमने किया है, ये मैंने अभी डिस्कस किया है ये सारे आंसर। और ये मॉड में हमने कर लिया। अब इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि व्हाट इज द सेट ऑफ लीस्ट रेडिड्यूस अगर मॉड्यूलस हमारा n हो, और इसको नाम हम रखते हैं Zn। इंटीजर का सेट जब मॉड n इस्तेमाल करें, पहले हमने इसका नाम रखा था Z जब इंटीजर का सेट था, अगर हम मॉड्यूलस n से सेट बनाएं तो हम इसका नाम रख देते हैं Zn। और इसका मतलब होता है इस मॉड्यूलस के तहत इस सेट में अब जो नंबर होंगे लीस्ट रेजिड्यू वाले वो क्या होंगे, यानी कि Z mod n इज Zn का सेट, वो क्या होगा। अगर आपका Z है जिसमें -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक कोई भी नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप इसका मॉड्यूलस n से कैलकुलेट करें तो एनी नंबर विल एंड अप, रिमाइंडर आपका कोई भी नंबर होगा तो रिमाइंडर आपका 0 से लेकर n-1 तक होगा, ख्वाह इधर का पॉजिटिव कोई नंबर हो अप टू इंफिनिटी, ख्वाह इसका नेगेटिव नंबर हो अप टू इंफिनिटी, ख्वाह 0 हो। अल्टीमेट इट विल मैप टू नंबर्स फ्रॉम 0 टू n-1 अगर आपका मॉड n है। रिमाइंडर अगर n से आप डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को तो रिमाइंडर विल बी लेस देन n, n कैन बी बिटवीन 0 टू n। ये है Zn का सेट, इसको कहते हैं सेट ऑफ लीस्ट रेजिड्यू व्हेन मॉड्यूलस इज n। अब इसके एग्जांपल Z2 0 and 1, Z6 0 1 2 3 4 5 n-1 तक, Z11 0 1 2 3 10। ये हो गया सेट ऑफ लीस्ट रेजिड्यू Zn। अब हमें सीखना है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस को लिखने के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है, 3 साइन, इक्वल के लिए 2 साइन होते हैं, कॉन्ग्रुएंस के लिए 3 लाइंस होती हैं। कॉन्ग्रुएंस इज लाइक इक्वल, जो हम नॉर्मल अलजेब्रा में इक्वल का इस्तेमाल करते थे, कॉन्ग्रुएंस इस अलजेब्रा में हम कॉन्ग्रुएंस इस्तेमाल करते हैं। इट इज लाइक इक्वल बट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल, इट इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि द नंबर्स आर इक्वल अंडर द मॉड्यूलस अलजेब्रा, but they are not equal necessarily under the normal algebra. Like 2
and 12 are congruent अंडर मॉड 10, यानी ये ब्रैकेट में हमने बाहर लिखा है मॉड 10। अगर मॉड 10 से कैलकुलेट करें तो 2 का आंसर भी 2 है और 12 का भी आंसर 2 है। 12 मॉड 10 इज 2, 2 मॉड 10 इज 2। तो ये मॉड अलजेब्रा में बराबर है, लेकिन एब्सोल्यूट में तो 2 और 12 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। दे आर इक्वल अंडर मॉड अलजेब्रा, तो हम कहते हैं 2 एंड 12 आर कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉड 10। इसी तरह 3 एंड 5, ये नंबर तो बिल्कुल मुख्तलिफ है, बट दे आर कॉन्ग्रुएंट अंडर मॉड 5। इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3। इसी तरह 13 और 23 मॉड 10 में, इसका भी आंसर 3, इसका भी आंसर 3। अच्छा, इस केस में उसने 3 नहीं लिखा, ये भी मॉड करके 3 होगा, ये भी मॉड करके 3 होगा। 13 और 8 मॉड 5 से इसका आंसर भी 3 और इसका आंसर भी 3। तो नंबर्स विच आर नॉट in that sense equal but under modulus they can become equal, they are called congruent numbers। आपने देखा, ये हो गया। तो इस तरह अब अगर आपके पास एक सेट है ये इंटीजर नंबर्स का, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, इसको अगर आप मॉड 10 से अप्लाई करें नंबरों पर, तो आपका z आंसर, कोई भी नंबर लेंगे आप आंसर z10 में आएगा, और वही 0 से 9 तक, ये इस केस में। और आपने कहा -8 को लिया, फिर आपने 2 को लिया, फिर आपने 12 को लिया, आपने 22 को लिया, इन सब के आंसर एक ही आ रहे थे, यानी अब ये उनमें से वो सिलेक्टेड नंबर है जिन, तो ये कॉन्ग्रुएंट है। -8, 2, 12, 22 अंडर मॉड 10 दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस को अगर आपने पिक्टोरियली इंटीजर नंबर के सेट में और Zn के सेट में कॉन्ग्रुएंस से मुराद देखनी है तो वो ये है, Z में लाइन है 0, इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस एन माइनस, इधर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, जिसमें n-1 प्लस की साइड पे भी है। अगर आप कॉन्ग्रुएंस में बनाएंगे और Zn बनाएंगे, ये Z है, Zn का मतलब है आप एक सर्कल में चलेंगे, 0 से शुरू होंगे और n-1 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 n-1, फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि n मॉड n फिर 0, और फिर आगे का जो बड़ा नंबर है n+1 n+2 के नंबर, उनका फिर मैपिंग 1 2 3 4 5 होगी। तो आपका Zn इस वजह से हमेशा 0 से n-1 तक ही रहता है। और कॉन्ग्रुएंस से मुराद क्या है कि जो बार बार नंबर किसी एक लोकेशन पर रिपीट होते हैं वो सब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपने n was 10, ठीक है, तो यहाँ 9, फिर यहाँ 10 11 12, 12 is again equal to 2, 13 14 15 20 21 22 is again equal to 2। तो ये कॉन्ग्रुएंट इस सर्कल में जो बार बार जो नंबर उस पर आएंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। Zn इस तरह शो होता है, Z इस तरह शो होगा पिक्टोरियली। तो इसको हम फिर क्लास का नाम देते हैं कि यानी अगर 0 के कॉन्ग्रुएंट जो सारे नंबर हैं, ये 0 के कॉन्ग्रुएंट नंबर हैं, ये 0 क्लास, फिर 1 के जो सारे कॉन्ग्रुएंट नंबर हैं वो क्लास 1 लिखी जाएगी, 2 3 इस तरह। अभी हमने बाइनरी ऑपरेशंस इंटीजर में सीखे थे, यानी बाइनरी ऑपरेशन क्या मतलब, दो इनपुट्स के दरमियान ऑपरेशन, उनको बाइनरी ऑपरेशन का, इट्स नॉट द बाइनरी नंबर, इट मींस 2 इनपुट्स का ऑपरेशन। ये हमने इंटीजर मैथ्स में पीछे सीखा था। एम हमारा ये था कि जब हम मॉड्यूलर मैथ्स में जाएं तो हमें वो फर्क भी देखें और वो हमें रेडिली समझ भी आए। अब हम कह रहे हैं कि अगर आपकी इनपुट ए और बी, ये 2 इनपुट्स हैं और इन पे हम ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं,
ये इनपुट z के सेट से भी आ सकती हैं और ये इनपुट zn के सेट की भी हो सकती है। यहां पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब इनको हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करें इन दी मॉड अलजेब्रा, तो हम इनके नॉर्मल ऑपरेशन, इंटीजर ऑपरेशन करने के बाद उस पे मॉड ऑफ n अप्लाई करेंगे और रिजल्ट जो होगा वो हमेशा फिर zn में ही होगा। ये हो रहा है। इधर बेशक z का नंबर आ सकता है विच इज बिगर देन zn, या zn का नंबर हो सकता है, यहां आपको पाबंदी नहीं है। लेकिन जब इन पे कैलकुलेशन करने के बाद हम मॉड n करेंगे, आंसर हमेशा zn में ही आएगा। ये इसका असूल है बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इट मींस इज कि अगर दो इनपुट्स a प्लस बी मॉड n करें तो ये, या सब्ट्रैक्ट करें मॉड n करें, मल्टीप्लाई करें मॉड n करें, तो ये आंसर जो c है वो हमेशा zn के सेट में होगा, यानी बिटवीन 0 टू n-1 ही होगा। ये इसकी एग्जांपल कि अगर आपने 7 और 14 को Z15 के तहत सॉल्व किया, 14 प्लस 7 मॉड 15, 21 मॉड 15, आंसर 6। तो ये देखिए, इसी तरह सब्ट्रैक्ट किया, आंसर 9। फिर ये मल्टीप्लाई किया इन्हें, 77 मॉड 20, 70। हमेशा आंसर विद इन द मॉड रेंज है। ये मॉड 15 है 6, मॉड 13 9, मॉड 20 17, बेशक नंबर कितने ही बड़े थे। और इसी तरह आप ये नीचे के नंबर भी कैलकुलेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसका इंटरेस्टिंग पार्ट, इस मॉड अलजेब्रे के ये प्रॉपर्टीज की लिस्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस इन Zn। वो क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अभी जैसे हमने किया था कि अगर आप दो नंबर ऐड करें और उसको मॉड n कर रहे हैं, ये काम करने के लिए इट इज इक्वल टू डूइंग कि आप अगर पहले नंबर का मॉड n कर लें, फिर दूसरे नंबर का मॉड n कर लें और फिर इनको ऐड करें, तो instead of adding and taking mod, you can also take the mod of each and add. And further, अगर उसके बाद भी ये नंबर बड़ा हो तो मॉड n ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये मॉड n हैज गॉन इन और फिर रिजल्ट के ऊपर भी ये मॉड n कायम रहा। जाहिर है इसका फायदा ये होगा कि दो बहुत बड़े बड़े नंबरों को पहले ऐड करके मॉड n करने के बजाय हर नंबर का पहले मॉड n लेके उसे छोटा किया, उन्हें ऐड किया, और अगर फिर भी वो इस रेंज से बाहर चले गए तो फिर मॉड n ले लिया। ये इस प्रॉपर्टी का मतलब। यही प्रॉपर्टी ऐड पे भी वैलिड है, सब्ट्रैक्ट पे भी वैलिड है, और यही जो तीन ऑपरेशन हमने सीखे हैं, इन तीनों पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आप अपना कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई तरीके से कर सकते हैं। ये पिक्टोरियली इसी बात को कहा है कि अगर ये दो नंबर हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके आप जो मॉड ले रहे थे और सी निकला था और वो Zn की रेंज में था, ये वाला काम आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी में हर एक के साथ मॉड n लिया, ये ए मॉड n बी मॉड n आ गया, फिर ये ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट का किया, जो आंसर आया उस पर फिर मॉड n ले लिया और आंसर फिर उसी रेंज में आएगा, बट सेम आंसर बाय टू डिफरेंट वेज, जो प्रॉपर्टी वाले। ये प्रॉपर्टीज की क्या जरूरत है, इसका क्या फायदा है? वो ये है इस तरह कि अगर आपको कई दफा क्या देखें, आपको 10 रेज टू पावर n मॉड x निकालना है, ये ठीक है। इससे क्या होगा? ओके ओके, अगर ये लेट्स से 10 रेज टू पावर से 7 मॉड
एक्स आपने करना था। ये एक्स कैन बी एनी नंबर, मे बी 50, 30, जो भी कुछ है। आपको पहले तो 10⁻7 एक बहुत बड़ा नंबर है, मैनी जीरोस, फिर उसके इससे डिवीजन करेंगे, बहुत लंबी डिवीजन, और फिर आंसर आएगा। कर सकते हैं, मगर अब अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करें तो ये काम बड़ा आसान हो जाता है। वो क्या कि आप कहो 10⁻n को मैं स्प्लिट करता हूँ, लिख सकता हूँ एज 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 n टाइम्स, जो भी है। 10 अगर 7 था तो 7 टाइम्स लिख सकता हूँ। 10n अगर n वॉज 100 टाइम्स लिख सकता हूँ, जो भी है। 10 को मैं इतनी दफ़ा लिखूँ, इसका मायने ये है, और मैंने लेना है मॉड x। ओके, अब जो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की थी वो ये कह रही थी कि ये मॉड x कैन गो विद ईच 10। आई कैन से 10 मॉड x, 10 मॉड x, 10 मॉड x, और ये काम मैं इतनी दफ़ा कर लूँ जितनी दफ़ा ये पावर है। तो ये बराबर हो जाएगा 10 मॉड x, 10 मॉड x, 10 मॉड x, और ये मैं लिखूँ n टाइम्स, और आगे फिर मॉड x लिख दूँ। तो ये मैं दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बिग नंबर की जगह आई कैन हैव ए mod x taken every time and it may become a small number every time. Surprisingly, अगर आपका नंबर मॉड सपोज 10⁻n mod 3 निकालना था आपने, अब n में भी ये नंबर जिससे बहुत बड़ा वो बन जाएगा। अगर आपने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि 10⁻n mod x इज इक्वल टू 10 mod x की पावर n, ये देखो इससे ये बन जाएगा इस प्रॉपर्टी की वजह से। अगर आप ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो आपके पास कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो सकते हैं। अगर आपने करना था 10⁻n mod 3, इसको आप कहोगे इट इज इक्वल टू 10 mod 3 पावर n। अब 10 mod 3 इज 1, 1 पावर n, आंसर इज 1। तो अगर आपका ये नंबर था 10⁻327, को बड़ा सा नंबर 10⁻327 mod 3, वो लंबी कैलकुलेशन के बजाय आपने कहा 10 mod 3 पावर 327, 10 mod 3 is 1, 1 raised to power 327 is equal to 1। इसी तरह 10 raised to n mod n mod 9, इसका आंसर भी 1, इररिस्पेक्टिव का कितना बड़ा नंबर था। और बास केसेस में थोड़ा छोटा 10⁻n mod 7 को आप कह सकते हो 10 mod 7 पावर n, यहाँ 1 तो नहीं हुआ मगर 3 raised to power n mod 7, छोटा हो गया प्रॉब्लम। इसका फायदा ये है कि आप अक्सर जगह जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, आप जब हम RSA एल्गोरिदम सीखेंगे तो RSA एल्गोरिदम इज नथिंग बट प्लेन टेक्स्ट की पावर पब्लिक की लेते, p⁻e mod n होता है। ये कैलकुलेशन, ये नंबर और ये नंबर अगर बड़े हैं तो इसको अगर आप ये प्रोडक्ट कैलकुलेट करने लगो तो आपका कंप्यूटर का जो रजिस्टर साइज है उससे बड़ा नंबर आंसर में आता है जिसको वो हैंडल नहीं कर सकता और एरर दे देता है। अगर आप p⁻e mod n को p mod n पावर e लिखो तो आप p को हर दफा mod n लेके छोटा करते जाओगे और अगले उससे मल्टीप्लाई करोगे और इसको एक लूप में डाल के सॉल्व कर लोगे तो ये हल हो जाएगा। कभी भी ये n से बड़ा नंबर नहीं आएगा आपके उसमें, इसलिए ये काम आपके आ सकता है बहुत ज्यादा, ये प्रॉपर्टी। ओके, ओके, ये इस प्रॉपर्टी के तहत कैलकुलेशंस हैं जो यहाँ दिखाई हैं। ये कि आपको ये बहुत बड़े दो नंबर ऐड mod 11 करना था, पहले आपने हर एक पे mod 11 लिया तो ये 8 और 9 बन गए, और फिर आपने 8 ऐड किया तो ये 6 हो गए। तो ये प्रॉपर्टीज के तहत कैलकुलेशन। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि देखें 11 रेज टू द पावर 7 mod 13 अगर आपको करना है
तो इसमें आप कुछ ट्रिक्स छोटे मोटे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब 11 रेज टू द पावर 7 मॉड 13 में आपको ऑब्वियस तो कोई 11 रेज पावर 7 बहुत बड़ा नंबर है, और 11 मॉड 13 से आपको डायरेक्ट कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो आप ये कर सकते हो कि इस 11 रेज पावर 7 को आप 11 इंटू 11 का पेयर के 3 दफ़ा आप कह दो ये पेयर, और इंटू 11, तो ये हो गया ये 11 रेज पावर 7। अब आप 11 इंटू 11 का जो नंबर है उसका मॉड 13 लोगे तो -2 आ जाएगा। तो फिर आप -2 का पावर 3 ले सकते हो, ठीक है, और कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये काम छोटा कई तरीके से हो सकता है, या तो सिंगल नंबर से ही छोटा हो गया जैसे पीछे था 10 मॉड 3 से, 10 मॉड 9 से। अगर सिंगल नंबर से नहीं होता तो कई दफ़ा आप पेयर ऑफ नंबर्स को यूज़ करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस्तेमाल कर लेते हो, और यही इसके इक्विवेलेंट यहाँ लिख के काम आ जाता है। यहाँ पे ये कुछ ऐसा खास ओके खास है, एक सेकंड। ओके, यहाँ पर इस एग्जांपल में वो प्रॉपर्टी Zn की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके आपने वो प्रूफ किया है। क्या प्रूफ किया है कि हम जो कहते थे ना कि अगर एक नंबर ऐसा है कि जिनको अगर ऐड करें और 3 से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ये हम कहते हैं। जैसे 6 + 3 9 + 10 + 7 17, तो 17 अगर नहीं है डिविजिबल बाय 3 तो हम कहेंगे इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर वो डिविजिबल बाय 3 है इसका सम, तो हम कहते हैं नंबर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो उसको हम मॉड अलजेब्रा में भी प्रूफ कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि ए अगर एक नंबर है, जो ए नंबर है A0 A1 A2 A3 AN, ये अगर एक नंबर है हमारे पास, इसकी डेसिमल वैल्यू A0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻0, A1 मल्टीप्लाई बाय 10/1, AN मल्टीप्लाई बाय 10n। तो ये इस तरह हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। जैसे कि 6371 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह ये लिख सकते हैं, ठीक। एक्चुअली ये n इज n-1, अगर हम दूसरा वो यूज करें तो n-1 है। अच्छा, अब अगर आपने a mod 3 इस नंबर को mod 3 करना है, तो आप इस नंबर, इस पूरे नंबर को जो ये था ऊपर, उसको आप कह रहे हो मैं mod 3 ले रहा हूँ, ठीक है। mod 3 का मतलब है आपने हर AN-XN को mod 3, और इसी तरह A1 X10 1 का mod 3, ये आप सबका अलग अलग mod 3 ले सकते हो। जो सारे ये ऐड हो रहे हैं हर एक का अलग mod 3 आप ले सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ये AN का और XN का mod 3 है, तो AN का mod 3 और XN का mod 3 आपस में अलग अलग मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं। पहले तो आपने सम के अगेंस्ट mod सब पे अप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई के अगेंस्ट सब पे अप्लाई किया, और इस तरह आपके ये सारे लिख दिए। अब आप कह रहे हो AN mod 3, अब आपके सारे ये जो 10n mod 3 है तो सब 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1 1, तो रह जाएगा AN mod 3 A1 mod 3 A0 mod 3, ये सारे रह जाएंगे, जिसका मतलब होगा इज इक्वल टू, इसमें mod 3 कॉमन निकालें तो AN से लेकर A0 तक mod 3। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर एक नंबर का डिवाइडेड बाय mod 3 कैलकुलेट करना है एक बड़े नंबर का, इट विल बी सेम, इट विल बी इक्वल टू कि आप उनके डिजिट्स को ऐड करें
और उसका मॉड 3 निकाल लें। तो हमने यहाँ एक प्रॉपर्टी प्रूफ की, मॉड अलजेब्रा, यही मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट इस्तेमाल किया, ये प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की। हमने शो किया कि अगर एक नंबर को मॉड 3 करके सॉल्व करना है तो हम उसको अल्टरनेटली उसके हर डिजिट को ऐड करें और मॉड 3 निकालें, तो ये और ये इक्वल होंगे। तो इट इज बाय प्रूविंग दिस फॉर्मूला हमने मॉड के लिए एक आसान रास्ता निकाल लिया। यानी अगर ये एक बहुत बड़ा नंबर हो 3795283 मॉड 3, तो एक तरीका था हम उस बड़े नंबर को 3 से डिवाइड करें और फाइंड करें रिमाइंडर। एक क्या तरीका, हम इसके डिजिट्स को ऐड करें और उनको डिवाइड करें 3 से, जो आंसर आए हम उसको फाइनल आंसर ले लें। ओके, चलिए, ओके, दैट टेक्स केयर ऑफ आवर दिस पार्ट अप टिल नाउ। अब हमारा नेक्स्ट जो इसमें रह गया मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो ये है कि हम अब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन और मैट्रिसेस का सॉल्यूशन इन मॉड अलजेब्रा करेंगे। ये पार्ट हमारा नेक्स्ट टाइम विल बी कवरिंग दैट। ओके, एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, otherwise we'll finish the class. Do you have any question? No, sir. Okay, all right, Allah Hafiz.